मुस्कुराने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने हिमांशी पर जीत दर्ज कर ली हो। अनीता के उकसावे वाले व्यवहार से हिमांशी को जरा नाराजगी महसूस हुई। उसने अपने दांत पीसते हुए जमीन पर गिरे एक पत्थर को उठा लिया और अनीता के सर पर हमला करने की सोचने लगी कि तभी दक्ष की नजर उस पर पड़ गई। उसने हिमांशी को ऐसा करने से रोक दिया। ये देखकर अनीता को गुस्सा आ गया, लेकिन दक्ष के बीच बचाव से दोनों शांत हो गए। दक्ष अनीता के साथ हवा में उड़ गया और दूर पहाड़ी पर जा उतरा। अनीता ने फौरन दक्ष से पूछा, संरक्षक मलिक, तुम्हारा चंद्रवंशी समुदाय के योद्धाओं से क्या संबंध है? अनीता के सवाल को सुनकर दक्ष को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, मेरा उसका क्या संबंध है, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, यदि कसाई समुदाय के शीर्ष योद्धाओं को पता चलेगा कि चंद्रवंशी समुदाय के किसी योद्धा ने युद्ध में मेरी मदद की है, तो वो सोचेंगे कि मैंने चंद्रवंशी समुदाय के साथ मिलकर कसाई समुदाय के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। ये मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरा मानना है कि तुम उस लड़की से दूर हो जाओ। दक्ष भी नहीं चाहता था कि डीके की हत्या में हिमांशी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। इस संबंध में उसने हिमांशी से चर्चा भी की थी। उसकी योजना थी कि मुकाबले के दौरान हिमांशी सामने आने के बजाय किसी गुप्त स्थान पर छिप जाए। लेकिन कनक के साथ युद्ध के दौरान दक्ष को अकेला पड़ता देख हिमांशी प्रकट हो गई। दक्ष ने अनीता से कहा, ठीक है, मैं उसे युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश करूंगा। अनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराने लगी। दक्ष ने पूछा, क्या तुमने डीके के ठिकाने का पता लगा लिया है? अनीता ने कहा, नहीं आर्य, कसाई समुदाय का योद्धा बेहद जिद्दी और स्वामी भक्त होता है। मैं 43वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर चुकी हूं, लेकिन मैं उसके मन की बात को जानने में असमर्थ रही और अंत में उसने अपनी जान दे दी। दक्ष कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं बता सकता हूं क्यों कहा है। अनीता की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से पूछा, कहां है वो? दक्ष ने कहा, लाल महल में। दक्ष की बातें सुनकर अनीता को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने कहा, सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि डीके भी लाल महल में होगा। वैसे भी मैं जब इधर आई तो अपने सारे विश्वास पात्र योद्धाओं को लेकर इधर आ गई थी, और लाल महल में जो भी योद्धा हैं वो डीके के लिए काम करते हैं। उसे लगता है यदि वो लाल महल पर कब्जा कर लेता है तो उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी यही चाल उसके लिए जानलेवा हो सकती है। अब जबकि उसकी उपस्थिति के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है, तो फिर उस पर घात लगाकर हम हमला कर सकते हैं। यदि हम सफल रहते हैं तो फिर स्थिति हमारे नियंत्रण में होगी। अब तक अनीता को यह नहीं पता था कि ये सारी दक्ष की योजना थी, जिसकी वजह से अनीता को उसने संकेत भेजा और उसे लाल महल छोड़ने को कहा था। डीके दक्ष की चाल में फंसता जा रहा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, क्या तुम्हें अब भी मेरी बुद्धिमत्ता पर शक है? अनीता ने कहा, शक पहले भी नहीं था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतने बुद्धिमान होगे। दक्ष मुस्कुराने लगा। अनीता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, डीके अभी गुस्से में होगा। उसने अपने 3 शक्तिशाली योद्धाओं को खो दिया है। उसके सबसे विश्वास पात्र योद्धा कनक को भी हार का सामना करना पड़ा। वो अवश्य इसका बदला लेने की कोशिश करेगा। वैसे भी गुस्से में आदमी अपना आपा खो देता है, और ऐसे कोई भी योद्धा गलती अवश्य करता है। इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। दक्ष ने महसूस किया कि अनीता की रणनीति मुख्य रूप से रक्षात्मक प्रवृत्ति की है, इसलिए वो सीधे हमला करने से परहेज करेगी। दक्ष ने कहा, अब हमें पता है कि डीके लाल महल में है, तो फिर हम उस पर आक्रमण करने की योजना क्यों नहीं बनाते हैं? अनीता ने कहा, राघव और बिल्लू के साथ हम सीधी लड़ाई करने में सक्षम नहीं थे। हमने अपने कई साथियों को खोया, तो फिर डीके के साथ आमने सामने की लड़ाई में कैसे संभव है? वैसे भी उसके पास राघव बिल्लू से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा अब भी है। दक्ष ने गंभीर लहजे में पूछा, तो तुम मनीषा की बात कर रही हो? अनीता ने कहा, हाँ, मनीषा के लिए हम सभी को मारने में सक्षम है। यदि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति 44वें स्तर तक पहुंच चुकी है तो तुम्हारे पास उसे पराजित करने का मौका है। वैसे डीके के पास और भी शक्तिशाली योद्धा है। दक्ष कुछ देर तक चुप रहा। अचानक वो आसमान की ओर देखने लगा। उत्सुकतावश अनीता ने भी आसमान की ओर देखा। सुबह का पहर था। आसमान में एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद दिखाई दे रहा था। यह नजारा वाकई खूबसूरत था। अनीता ने कहा, आर्य, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दक्ष ने कहा, बेहिचक पूछो। अनीता ने कहा, बिना चांद आसमान कैसा लगेगा? दक्ष ने हंसते हुए कहा, कैसा लगेगा? ये तो बच्चों वाली बातें पूछ रही हो। चांद के बिना आसमान की कल्पना असंभव है। अनीता ने कहा, तो फिर तुम्हारी चांद कौन है?